अपराधी को माफी कैसे दी जाएगी, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 24 के अंदर। तो सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 306 से लेके 308 तक। देखिए क्या कहते हैं, टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिक। एकम्प्लिक मतलब अगर कोई अपराधी का साथी है तो उसको माफ किया जा सकता है। कब माफ किया जा सकता है, तो 5 तरह की बात बता दी इस सेक्शन के अंदर। पहली बात ये बता दी कि अगर कोई अपराधियों का साथी है या फिर कोई व्यक्ति किसी अपराध के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल है, उसके अंदर इंक्लूड है जैसे तैसे करके, या फिर अगर वो किसी अपराध के बारे में ऐसे जानता है यानी कि वो उनकी हेल्प कर रहा है, बाकी तो सारे भाग गए, वो पकड़ा गया, तो ऐसे में कोर्ट उसको ऑफर करती है कि भाई तू बाकियों के बारे में बता दे, तो बाकियों के बारे में एविडेंस दे दे, बाकियों के बारे में तो हमको इंफॉर्मेशन दे दे, या फिर तू बाकियों के बारे में उनका नाम बता के तू सरकारी गवाह बन जा, तो हम तेरे को छोड़ देंगे। ऐसा उसको क्या दिया, ऑफर दिया, और इस कंडीशन पे दिया कि तू हमको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, बदले में हम तेरे को छोड़ देंगे। तो ऐसे में अगर वो उन कंडीशन को मानता है यानी कि कोर्ट को सारे सबूत देता है, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है, उस साथी को यानी कि जो अपराधियों का साथी है उसको क्या कर सकती है, माफ कर सकती है। देखिए क्या कहता है, पहली बात यह कहता है कि कोई भी सीजीएम या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर मामले के ट्रायल के दौरान क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान यानी कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसी टाइम पता लगा कि हमने एक ऐसे बंदे को पकड़ लिया है जो अपराधियों का साथी है, तो उसी दौरान उसको ऑफर दे देंगे कि तू बाकियों के बारे में गवाही दे दे, बाकियों के बारे में बता दे, एविडेंस दे दे, तो हम तेरे को छोड़ देंगे। या फिर ट्रायल के दौरान, ट्रायल मतलब समझ गए ना कि मामला कोर्ट में आ गया, मामला ऐसे देखो जैसे ये, अरे भाई ये तो अपने हाथ की कलाकारी है, अब ये आ गया, इस ट्रायल के दौरान इसको ऑफर दे दिया कि बता दे तू बाकियों के बारे में, बन जा सरकारी गवाह, हम तेरे को छोड़ देंगे। ठीक है, या तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर ट्रायल के दौरान। और अगर वहीं पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो सिर्फ ट्रायल के दौरान, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन में ऑफर नहीं दे सकता, वो कब दे सकता है, वो सिर्फ ट्रायल के दौरान ऑफर दे सकता है कि तू बाकियों के बारे में बता दे तो हम तेरे को छोड़ देंगे, हम तेरे को जाने देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई? तो पहली बात ये कहता है, और अगर वो उन कंडीशन को मान लेता है कि ठीक है साहब आप जो पूछ रहे हैं मैं वो सारी चीज बता दूंगा, फिर आप मेरे को जाने देंगे, तो अगर इसने वो सारी कंडीशन मान ली है तो ठीक है, फिर वो ये उनके बारे में बता देगा और कोर्ट इसको क्या कर देगी, इसको फिर छोड़ देगी, माफ कर देगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। देखिए पहली बात तो ये कहता है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान के चलते हैं ये कोई घर है, ये घर बना दिया और ये इसका कोई वॉचमैन है। अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस वॉचमैन को पता है कि 4-5 लोग ऐसे हैं जो बच्चों को किडनैप करके लेके आते हैं, अबडक्शन करके लेके आते हैं और आके इस घर में उनको रखते हैं 2 दिन। ठीक है, और उन लोगों के बारे में भी जानता है, और इसको ये भी पता है कि यहाँ का जो मैं वॉचमैन हूँ, इस घर के अंदर ऐसे ऐसे कांड होते हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चे किडनैप करके लाए जाते हैं। इसको पता होते हुए ये क्या नहीं करता, ये पुलिस को नहीं बताता, तो इसने तो वैसे ही ऑफेंस कर दिया। अब पुलिस ने रेड मार दी भाई, अब रेड मार दी तो वो तो बाकी के लोग भाग गए, ये पकड़ा गया, तो ऐसे में इसके ऊपर जो मामला बनता है, इसके ऊपर जो मामला बनेगा वो बनता है 368 का, कि ये जानते हुए भी अगर छुपा रहा है यानी कि उनकी हेल्प कर रहा है, तो इसके ऊपर 368 का मैटर लगता है और इसको वही सजा मिलती है जो उनको मिलेगी। तो इतने बड़े सजा का ये अपराधी हो गया 368 के तहत। अब ये आ गया कोर्ट में, तो अब ऐसे में सीजीएम ने या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान इसको ऑफर किया कि जो लोग ऐसे बच्चों को किडनैप कर रहे थे उनके तो हमको नाम पता बता दे, उनका एड्रेस बता दे, और उन बच्चों के साथ में वो क्या क्या करते थे या फिर उनके लिंक कहाँ कहाँ तक उनके बारे में बता दे, हम तेरे को छोड़ देंगे। या फिर वहीं पे अगर फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है तो ट्रायल के दौरान जैसे इसको कोर्ट में ऐसे पेश किया गया तो वहां पे इसको ऑफर कर दिया, तो अगर ये वो सारी कंडीशन मानता कि हाँ साहब मैं बता दूंगा, उन सभी के नाम बता दूंगा, किन किन बच्चों को आज तक उन्होंने किडनैप किया उनके बारे में बता दूंगा, कितनी कितनी फिरौती वो लोग मांगते हैं, वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, उनके एड्रेस फोन नंबर टोटली, तो ऐसे में फिर आप मेरे को जाने देंगे, तो हाँ ऐसे में फिर इसको जाने दिया जाएगा, यानी कि इसको माफ कर दिया जाएगा। तो भाई ऐसे होता 306 के तहत। दूसरी बात इसी सेक्शन के अंदर कि ऐसे में अब माफ किसको किया जा सकता है ये चीज बता दी, और माफ कर कौन सकता है ये चीज बता दी। तो इस 2 के अंदर 2 बात बता दी, ए और बी। ए बात ये बता दी कि अगर सेशन कोर्ट है तो वो भी ऐसे क्या कर सकती है, वो भी ऐसे पार्डन कर सकती है, यानी कि समाधान ऐसे दे सकती है। या फिर अगर कोई ऐसे ये जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई स्पेशल ऐसे जज है तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी ऐसे समाधान कर सकते हैं। इसी के अंदर एक बात और बता दी कि अगर वहीं पे 7 साल से ज्यादा की सजा का मैटर है तब माफ किया जाएगा, या फिर 7 साल से ज्यादा का मैटर है, या फिर रिग्रेस जेल अगर मिलती है, ऐसे अपराध उसने किया है, ऐसे अपराध का अगर वो साथी है तब
तब उसको ऐसे सजा में उसको माफी दी जाएगी। ये कंडीशन बता दी कि सेशन कोर्ट भी माफ कर सकती है और स्पेशल कोर्ट भी ऐसे माफी दे सकती है, लेकिन किन मामलों में, जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा या फिर 7 साल से ज्यादा की सजा और रिग्रेस है, वो भी रिग्रेस है, कठोर सजा है, तो ऐसे मामलों में अगर वो साथी है तो ऐसे में फिर उसको सजा की उसको माफी दिया जा सकता है कि हाँ तू बाकियों के बारे में बता दे, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में सीखा था, और हम तेरे को जाने देंगे। ऐसे ड्रग्स के अंदर होता है, अगर कोई जैसे ड्रग्स बेच रहा है, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, है ना, तो ऐसे में कोर्ट उसको ऑफर कर देती है कि तू बाकियों के बारे में बता दे, तेरे गिरोह के बारे में, ये कहाँ से चल रहा है, कहाँ से ड्रग्स लेके आ रहे हो, कहाँ से मंगवा रहे हो, कितने पैकेट आते हैं, बाकियों के बारे में बता दे, हम तेरे को जाने देंगे। तो ऐसे में फिर उस कंडीशन पे अगर वो सारी कंडीशन मानता कि हाँ साहब जो आप पूछेंगे मैं वो सारी बातें बता दूंगा, तो फिर बदले में कोर्ट उसको जाने देगी। तो ऐसे होता है जी, ठीक है, तो ऐसे माफी मिलती है। तीसरी बात बता दी सेक्शन के अंदर कि अगर वहीं पे माफी मजिस्ट्रेट कोर्ट दे रही है, तो दो तरह की बात बता दी, ए और बी। अगर वहीं पे मजिस्ट्रेट कोर्ट माफी दे रही है तो माफी क्यों दे रही है, तो पहले तो उस चीज को लिख देंगे कि हाँ ये इन शर्तों पे खरा उतर रहा है, इन शर्तों को मान रहा है, इसलिए हम इसको माफी देने के लिए तैयार है, तो पहले तो वो चीज बता देंगे। दूसरी बात, अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उस एक्यूज को, यानी कि जो एक्यूज है इसको जो माफी दी है, अब उसने वो माफी एक्सेप्ट की है या फिर नहीं की है, उस चीज को भी मेंशन कर दिया जाएगा कि मैं माफी मैंने ले ली है, इसने माफी ले लिया है, फिर इसने माफी एक्सेप्ट कर लिया है, फिर इसने कबूल नहीं किए, कबूल कर लिए, वो चीज भी मेंशन कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अपराधी ऐसे भी तो होते हैं कि नहीं जी मैं भी पाप का भागीदार हूं, मेरे को भी सजा काटने दीजिए, आपको जो सबूत चाहिए मैं दूंगा, मेरे अंदर अब देशभक्ति उठ गई है ना, तो मैं भी सजा बिल्कुल काटूंगा जी। बाहर रह गया तो उसके बंदे मेरे को मार देंगे, वो नहीं मारेंगे, कोई और मरवा देगा, मैं जेल में रहूंगा। तो ऐसे में उसने माफी एक्सेप्ट की या नहीं की, वो चीज भी मेंशन कर दी जाएगी। और वो माफी उसने एक्सेप्ट की या नहीं की, तो ऐसे में जो ऑर्डर निकलेगा, यानी कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो उसका माफी का जो ऑर्डर निकालेंगे पॉइंट नंबर 3 के तहत, तो ऐसे में एक्यूज अगर चाहे तो उसकी ऑर्डर की एक कॉपी भी फ्री में ले सकता है, फ्री में उसको दी जाएगी अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो। इससे अगली बात बता दी कि अब जो माफी लेने वाला है भाई, उसके लिए क्या क्या बातें लिख दी इस सेक्शन के अंदर 306 के अंदर, ये लिख दी कि जिसको माफी दी जा रही है, ठीक है, उसको कोर्ट एग्जामिनेशन के लिए बुला सकती है। भाई उसको माफ तो कर दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन आगे उस मुकदमे में आगे, क्योंकि वो जब उसके साथी भी जो पकड़े जाएंगे, अब ये था तो उनका साथी, जैसे ये था इसको पता तो था, ये था ही उनका साथी, उनकी हेल्प कर रहा था, या फिर जैसे कोई ड्रग्स वाला मामला हो गया, तो ऐसे में उसके साथी पकड़े तो जाएंगे। तो ऐसे में अगर उसको एग्जामिनेशन के लिए अगर कल को बुलाया जाएगा तो फिर उसको क्या आना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के लिए उसको आना पड़ेगा, और उसका एग्जामिनेशन किया जा सकेगा। लेकिन उसका जो एग्जामिनेशन होगा एज ए एक्यूज होगा या फिर एज ए विटनेस होगा, तो उसका जो एग्जामिनेशन होगा वो एज ए विटनेस होगा, एक्यूज नहीं होगा। एक्यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको एक्विटल कर दिया ना, उसको माफी दे दी कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब जब उसको माफी कर दिया तो फिर एक्यूज तो रहा नहीं, तो अब क्या बन गया, विटनेस बन गया। तो अब आगे जब उस मुकदमे में जब उसके साथी पकड़े जाएंगे और ऐसे गवाही के लिए उसको बुलाया जाएगा, तो तब उसको एज ए विटनेस आना पड़ेगा, एज ए एक्यूज नहीं, एज ए विटनेस आना पड़ेगा। इसी के अंदर एक बात और लिख दी, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मेरे को जरूर बताते चले, कोई डाउट हो ना तो मेरे को जरूर बताते चले, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर करना मेरा काम है, ठीक है। और इस वीडियो का ना थोड़ा शेयर करते चलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। देखिए इससे अगली बात क्या कहता है, ये कह दी कि जिसको छोड़ा गया है, यानी कि जिसको माफ किया गया है, अगर उसने पहले से बेल ले रखी थी तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसने बेल नहीं ले रखी तब उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। उसको कहाँ रखा जाएगा, उसको कस्टडी में रखा जाएगा, बोले तो अभिरक्षा में, ठीक है। कब तक रखा जाएगा, जब तक वो ट्रायल चल रहा है, जब तक ट्रायल चल रहा है, यानी कि भले ही माफ कर दिया है और ट्रायल चल रहा है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, उसको कस्टडी में रखा जाएगा। हाँ उसको उन आरोपों से छोड़ दिया गया, यानी कि जो इसके ऊपर आरोप लगा है उस आरोपों से उसको छोड़ दिया, लेकिन उसको एज ए कस्टडी में उसको रखा जाएगा कि कल को ऐसे एग्जामिनेशन के लिए, ऐसे गवाही के लिए बुलाना पड़ा तो उसको जेल से उठा के ऐसे बुला लेंगे। वो सिखाया तो था आप लोगों को 369 के अंदर, 268 269 के अंदर सारी चीज़ सिखा चुका हूँ। तो वहां से जेल से उसको ऐसे बुलाया जा सकता है जहां पे उसको ऐसे कस्टडी में रखा गया है। लेकिन अगर उसने बेल ले रखी है तब कस्टडी में उसको नहीं भेजा जाएगा, तब तो बेल उसने ले ही रखी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। और ऐसे जो इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा 4th पॉइंट के अंदर, उसको एविडेंस भी माना जाएगा। ये चीज आगे सीखते हैं 368 के अंदर। तो यहां तक बात समझ में आई। अब बात आती है पांचवी बात। पांचवी बात ये कहती है कि अगर जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको ऐसे माफी दी थी कि हाँ जा तेरे को माफ किया, ठीक है, और उसका एग्जामिनेशन भी कर लिया,
जो मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको ऐसे माफी दिया है, उसको ऐसे समाधान किया है, किसको? उनके साथियों को, वो सॉरी उसका जो साथी था, उन अपराधियों का जो साथी था उसको माफ किया है और उसका एग्जामिनेशन भी वो कर चुके हैं। तो ऐसी मजिस्ट्रेट कोर्ट जो उस मामले का जो संज्ञान कर रही है, बिना इंक्वायरी किए उस मामले को उस कोर्ट में रेफर कर देगी जिस कोर्ट का वो मामला है। यानी कि अब मजिस्ट्रेट कोर्ट को लगा कि भाई ये जो मामला है ना, ये तो जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उसने उसको भले ही माफी दे दी हो, ठीक है, और माफी दे दी हो और उसने उसका एग्जामिनेशन भी कर लिया हो, लेकिन अब ये जो मामला आया, मान के चलो किडनैपिंग का था, तो उसको पता लगा कि भाई ये तो मामला सेशन कोर्ट का है, तो उस मामले को कहाँ रेफर कर देगा? वो सेशन कोर्ट में रेफर कर देगा। तो पांचवी बात यही कहता है कि उसको माफी देने के बाद और उसका एग्जामिनेशन करने के बाद वो मजिस्ट्रेट बिना इंक्वायरी के उस मामले को रेफर कर देगा। किसके पास में रेफर कर देगा? अगर वो मजिस्ट्रेट सीजीएम है, कौन? माफी देने वाला, और फिर उसको लगा कि ये मामला तो सेशन कोर्ट का है, तब उसको सेशन कोर्ट में रेफर कर देगा। या फिर अगर कोई ऐसा कोई स्पेशल कोर्ट है, कोई स्पेशल ऐसे जज है, तो उसके पास में रेफर कर देगा। और अगर माफी देने वाला कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और उसको लगा कि भाई इस मामले की इंक्वायरी करने वाला, ट्रायल करने की जो पावर है वो तो सीजीएम के पास में है, तो वो कहाँ भेज देगा उसको? तब उसको सीजीएम कोर्ट के पास में रेफर कर देगा। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया, मेरे को जरूर बताएं। तो ऐसे माफी दी जाती है भाई। और अगर आप भी किसी केस में ऐसे इंक्लूड हो जाओ, खुदा न खास्ता क्यों हो, और या आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट उसके बारे में जानते हो, तो ऐसे सूचना दें तो आप बच सकते हो। ठीक, आपने ऐसा फिल्मों में भी देखा होगा कि आप सरकारी गवाह बन जाइए, हम आपको छोड़ देंगे, या फिर आपकी सजा कम हो जाएगी, या फिर आपकी सजा बिल्कुल माफ हो जाएगी, या फिर आपको सिर्फ जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ेगी, जेल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो यानी कि कोर्ट है, कोर्ट उसको कुछ भी ऑफर दे सकती है कि बिल्कुल भी साफ, या हाफ सजा, या फिर सजा बिल्कुल माफ, ओनली जुर्माना, या फिर बिल्कुल कम सजा, या फिर जितनी सजा मिलनी है उसकी 1/4 सजा। तो ऐसे में कोर्ट उसको क्या कर सकती है? उसको माफी दे सकती है। तो कैसे दे सकती है वो चीज हम सीख ही चुके हैं। तो समझ में आया या नहीं आया, मेरे को जरूर बताएं। देखिए अगले सेक्शन क्या कहता है, 307, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। पावर है भाई, किसके पास में पावर है? सजा माफ करने के लिए, यानी कि उसकी जो सजा है उसको माफ करने की पावर किसके पास में है? तो यहां पे हमने क्या सीखा था कि जिस कोर्ट ने उसको माफ किया, फिर उसने उसका एग्जामिनेशन किया, उसके बाद उसने देखा कि इसका जो इस मामले का जो ट्रायल है वो किस कोर्ट में चल सकता है, उसने फिर उस कोर्ट के पास में क्या कर दिया? रेफर कर दिया। सीजीएम के पास में था, उसने सेशन के पास में रेफर कर दिया, या फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट के पास में था, उसने सीजीएम के पास में रेफर कर दिया कि भाई इसका मामला तो सीजीएम साहब करेंगे, इसका जो ट्रायल चलेगा तो सीजीएम कोर्ट में चलेगा, या फिर सेशन कोर्ट में चलेगा, या फिर अगर कोई स्पेशल जज ऐसे बना रखा तो उस भाई वहां पे इसका मामला चलेगा, क्योंकि भाई ऐसे मामले के लिए तो स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, तो वहां पे मामला चलेगा। स्पेशल ऐसे मजिस्ट्रेट साहब ऐसे जज बनाए हुए हैं, तो वहां पे उसको रेफर कर दिया जाएगा। तो जिस कोर्ट में उसको रेफर किया है, और वो कोर्ट मामला वहां पे आने के बाद, मामला वहां पे आएगा तभी तो माफ करेगी, उससे पहले तो कर ही नहीं सकती है। थोड़ी वहीं रखो मामले को, हमने माफ कर दिया, पहले मामला आने तो दो। तो जहां पे जिस भी कोर्ट में वो क्या हुआ है, मामला रेफर हुआ है, उस कोर्ट में वो मामला आ चुका है। मामला आने के बाद और लास्ट डिसीजन आने से पहले क्या कर सकती है वो कोर्ट? इसको माफ कर सकती है, उस कंडीशन पे माफ कर सकती है जो कंडीशन कोर्ट की है। कोर्ट ने जो भी कंडीशन दी है, और अगर वो इन कंडीशन को मान के लिए तैयार है, तो वो कोर्ट क्या कर सकती है? उसको माफ कर सकती है लास्ट डिसीजन आने से पहले, और मामला यहाँ पे रेफर होने के बाद जिस भी कोर्ट में आया, सेशन कोर्ट में आया तो सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, या फिर सीजीएम कोर्ट। क्लियर बात? तो वहां पे 307 के तहत ये पावर है उस कोर्ट के पास में कि वो क्या कर सकती है? उसको माफ कर सकती है। किसको माफ कर सकती है? एकम्प्लिक को। एकम्प्लिक मतलब कौन? जो ऐसे अपराधियों की सहायता कर रहा था, या फिर ऐसे अपराध में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल था। समझ में आई या नहीं आई, मेरे को जरूर बताएं। ट्रायल ऑफ पर्सन 308, ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइन। भाई जिस पर्सन के खिलाफ में ट्रायल चल रहा था, नॉट कंप्लाइन, उसने क्या किया? उस शर्त का जो आदेश था उसका पालन नहीं किया, विद कंडीशन ऑफ पार्डन, जिस कंडीशन पे उसको माफ किया गया था उसने उस आदेश का पालन नहीं किया, तब ट्रायल कहां चलेगा, कैसे चलेगा, ये चीज बता रखी है जी। देख लेते हैं क्या क्या रखा है। तो 5 तरह की बात बताता है जी ये सेक्शन। ये कहता है पहली बात कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये इल्जाम लगाता है, ये कहता है, ये आरोप लगाता है कि साहब आपने जिसको छोड़ा है ना, जिसको आपने माफ किया है, जिस एकम्प्लिक को आपने माफ किया है, जिस कंडीशन पे आपने उसको छोड़ा है, उसने वो कंडीशन तोड़ दी, या फिर उसने जो हमको जानकारी दी है वो झूठी जानकारी दी है, उसने अभी भी अपराधियों की मदद की है, या फिर जो इस अपराध के बारे में जो असली बात थी
उसने वो हमको बताया ही नहीं, उसने हमसे छुपाई है, या फिर अपराधियों के बारे में उसने जो एविडेंस दिया वो फॉल्स दिया है, झूठा एविडेंस दिया है, ऐसा अब उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। तो ऐसे में फिर उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है, किसके ऊपर? जिसको माफ किया था, जैसे कोर्ट है, ठीक है। ये हो गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और ये हो गए एक्यूज। अब इसने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि 306 के तहत, 307 के तहत आपने जिसको माफ किया है और जिस कंडीशन पे आपने उसको माफ किया है, उसने यानी कि इस एक्यूज ने वो कंडीशन तोड़ दी है, या फिर आपने इस कंडीशन पे इसको छोड़ा था कि आप उन अपराधियों के खिलाफ में एविडेंस देंगे, इसने वो एविडेंस तो दिए लेकिन वो झूठे दिए, या फिर आपने इसको इस कंडीशन पे छोड़ा था कि आप जो बाकी अपराधियों के बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन दे देते हो, उनके ठिकाने बता देते हो, उस गिरोह का पर्दाफाश आप करवा देते हो, तो हम आपको छोड़ देंगे। तो इसने जो हमको इंफॉर्मेशन दी है वो झूठी दी है, ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसके ऊपर क्या लगा दिया? इल्जाम लगा दिया। तो ऐसे में फिर इसके ऊपर जो आरोप अब लगाए हैं उन आरोपों के लिए अब अलग से ट्रायल चलाया जा सकेगा, इसके ऊपर, इस एक्यूज के ऊपर। ये बात कहता है जी। अगर जानकारी छुपाई है या फिर गलत जानकारी दी है तो फिर क्या मामला बनता है? 176, 177 और गलत एविडेंस दिए तो ये मामला। अब इन मामलों के लिए इसके ऊपर अलग से ट्रायल चलाया जा सकता है। किसने हमको गलत जानकारी दी, गलत एविडेंस कोर्ट में ऐसे पेश किए हैं, इसने हमारी कोई मदद नहीं की, इसने तो उल्टा अपराधियों की मदद की है, ऐसा इल्जाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लगाया। तो अब इसके ऊपर अलग से ट्रायल चलाया जा सकता है, यही कहता है 308 के तहत। 307 को हमेशा ध्यान में रखना, 307 कोर्ट को पावर देती है, किस कोर्ट को? जिस कोर्ट के अंदर वो मामला आया है वो कोर्ट क्या कर सकती है? उसको मामला आने के बाद उसको कंडीशन पे छोड़ सकती है, 307 के तहत, ठीक है। 308 समझ में आई? 307 को हमेशा ध्यान में रखना। अब इसके लिए, इन इल्जाम के लिए इसके ऊपर अलग से ट्रायल चलाया जा सकेगा, ये कहता है जी। पहली बात, 5 तरह की बात कहता है, परंतु इसके अंदर फिर एक परंतु जोड़ दिया। परंतु में यही बात जोड़ दी कि जो अब इसके ऊपर इल्जाम लगे हैं उनके लिए इस अकेले के ऊपर अलग से ट्रायल चलाया जाएगा। ये नहीं है कि जो इसके और साथी हैं, यानी कि जिनके बारे में इसने हमको झूठी जानकारी दी है, ठीक है। जैसे उसी एग्जांपल्स में ले लेते हैं जो हमने इसमें किडनैपिंग वाले में देखा था। जैसे इस घर के अंदर एक किडनैपिंग करके लेके आते थे, ये था वो वॉचमैन, ठीक है। अब ये वॉचमैन यहाँ पे आ गया क्योंकि इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया था कि आपने इस वॉचमैन को जो छोड़ा है, जिस कंडीशन पे छोड़ा, उसने वो कंडीशन तोड़ दी है, उसने उस आदेश का पालन किया ही नहीं, नॉट कंप्लाइन, इसने आदेश का पालन किया ही नहीं है जो आपने ऑर्डर दिया, इसने हमको झूठी जानकारी दी है। झूठी जानकारी ये दी है कि हम वहां पे देखते रह गए, इसको पता था कि उसके नीचे एक बेसमेंट भी है और उस बेसमेंट के नीचे बच्चों की किडनियां निकाली जा रही थी, और इस बात का इस बंदे को पता था, और ये इतनी महत्वपूर्ण बात थी, इतनी आवश्यक बात थी, इतनी जरूरी थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी, और इसने हमको जानबूझ के नहीं बताई। बन गई ना बात? तो अब इसको इस बात के लिए अलग से ट्रायल इसका चलाया जा सकता है जी, ये बात कहता है। परंतु मैं फिर यही बात कह दी कि अब इसके जो साथी थे, मान के चलो 4 साथी और थे, यानी कि जो किडनैप वगैरह करके लेके आते थे या फिर जो किडनी वगैरह निकालते थे, 4 लोग और थे। अब उनका तो मैटर ही अलग है, उनका मैटर अलग चलेगा, लेकिन इसने जो झूठी जानकारी दी है, झूठे एविडेंस दिए, इसके लिए अलग से ट्रायल चलेगा, उसकी उन बंदों के साथ में इसका ट्रायल नहीं चलेगा। इससे अगली बात ये कह दी कि अगर वहीं पे 191 का ट्रायल चल रहा है, यानी कि झूठा सबूत देने के लिए, या फिर अगर वो कोई झूठा सबूत घट रहा है, 193 का मैटर बनता है, 192 का मैटर बनता है, अगर ऐसा कोई मैटर है, ठीक है, अगर ऐसे में कोई ऐसा एविडेंस दे रहा है, तो उस एविडेंस, झूठा एविडेंस देने के लिए अगर इसके ऊपर ऐसा ट्रायल चलाया जाएगा तो हाई कोर्ट की परमिशन से चलाया जाएगा। भाई झूठा सबूत हमको दिया है, तो हाई कोर्ट अगर परमिशन देगी कि हाँ इसने अगर झूठे एविडेंस दिए तो इसके खिलाफ में अब ट्रायल चलाओ, तभी ट्रायल चलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं चलाया जाएगा। और इस सेक्शन का 195 CRPC और 340 CRPC पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात कहता है जी, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो एक्यूज है, यानी कि ये जो वॉचमैन है, अगर इसके 164 के अगर कोई बयान हुए हो, 164 के बयान कैसे होते हैं? मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब ने जो जो बयान लिए तो उनको फिर मजिस्ट्रेट साहब ऐसे लिखते चले जाएंगे, समझ में आई बात? तो ये 164 जाके देख लेना, वहां पे जाके मैंने सिखाया है। तो इसने जो बयान दिए थे, इस एक्यूज ने जो 164 के जो बयान दिए थे, उन 164 के बयानों को क्या माना जाएगा? उनको भी एविडेंस माना जाएगा। और 306 के पॉइंट 4 के तहत जो इसका एग्जामिनेशन हुआ है, 306 के पॉइंट 4 के तहत जो इसका एग्जामिनेशन हुआ था, इसका एग्जामिनेशन बताया था ना कि एज ए विटनेस इसका एग्जामिनेशन होगा, तो एग्जामिनेशन में फिर उन चीजों को लिख लिया करते थे,
ठीक है, लिखने वाली बात मैंने आपको मजिस्ट्रेट वाली सारी बातें सेशन उसमें उस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। तो उस चीज को क्या माना जाएगा, उस चीज को एविडेंस माना जाएगा। तीसरी बात कि अब इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं तो फिर कोर्ट इससे पूछेगा कि ओ भाई साहब, इस वॉचमैन से, देखिए ड्रग्स वाला एग्जांपल ले लो या ले लो, कोई भी ले लो, आई थिंक आपको साथ के साथ समझ में आ रहा होगा। अब इसके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं कि आपने झूठी जानकारी दी, आपने जानबूझ के झूठी जानकारी दी, आपने जानकारी छुपाई है, या फिर आपने कोई झूठा एविडेंस दिया, जो भी इसके ऊपर इल्जाम लगे हैं, तो फिर मजिस्ट्रेट इससे पूछेगा क्या आप कबूल करते हैं कि जो इल्जाम आपके ऊपर लगे हैं, यानी कि आपने कोर्ट की कंडीशन तोड़ दी, जिस कंडीशन पे आपको छोड़ा गया था आपने वो कंडीशन तोड़ दी, क्या आप कबूल करते हैं? फिर ये कबूल करेगा या नहीं करेगा। अगर ये नहीं करता कि नहीं साहब मैं कबूल नहीं करता, मैं ये बात कबूल करता हूं कि मैंने कोई शर्त नहीं तोड़ दी, यानी कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है सारी सच्ची दी है, मैंने जो भी एविडेंस दिए सारे सच्चे दिए, मैंने कोई इंफॉर्मेशन झूठी नहीं दी, यानी कि कोई भी बात हो सकती है, उसने ये बात कबूल की है कि मैंने जो भी कोर्ट की कंडीशन थी मैं उनके ऊपर खरा उतरा हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, उस बात के लिए कबूल करता है। तो ऐसे में अब ये इसके ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं ये साबित कौन करेगा? साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो साबित करने की जो जिम्मेदारी होगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ही होगी, इसकी नहीं होगी। ये तो कह देगा ठीक है, अगर आपको मैं लग रहा हूं कि मैं झूठा इंसान हूं तो साबित कीजिए, बाकी मैं तो कबूल नहीं करता, जो आपने इल्जाम लगाए वो इल्जाम मैं कबूल नहीं करता। हाँ, मैं ये कबूल करता हूं कि मैंने कोर्ट की कंडीशन नहीं तोड़ी। अगर आपको लगता है कि मैंने तोड़ी तो आप कबूल कीजिए, वो सॉरी आप साबित कीजिए। तो साबित को किसको करना पड़ेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चीज साबित करनी पड़ेगी, और वो जिम्मेदारी उसकी है साबित करने की। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना। इससे अगली बात ये बता दी कि अब मामले का ट्रायल कहाँ चलेगा भाई। ठीक है, और मामले का ट्रायल जहां चलेगा कैसे चलेगा? अगर मामले का ट्रायल सेशन कोर्ट में है, अगर ये जो अभी जो आरोप चले हुए हैं अगर ये ट्रायल सेशन कोर्ट में चल रहे हैं, तो सेशन कोर्ट पहले तो इसको बताएगा, मान के चलो सेशन जज है, ये एक्यूज है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थोड़ी खिचड़ी सी बन गई पर आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को पता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए अब ये सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट पहले तो इस एक्यूज को बताएगा कि भाई साहब आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि आपने कोर्ट की कंडीशन तोड़ी है। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात इससे पूछेगा क्या आप कबूल करते हैं कि आपने कोर्ट की कंडीशन तोड़ी है। अगर ये कबूल नहीं करता है कि नहीं साहब मैं कबूल नहीं करता, हाँ मैं ये कबूल करता हूं कि मैंने कोई कंडीशन नहीं तोड़ी, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर जो आरोप लगे उनको समझाएगा। ठीक है, अगर आप कबूल नहीं करते, यानी कि पहले पूछेगा क्या आप, जो पहले तो आरोप बताएगा, आरोप बताने के बाद फिर पूछेगा आप कबूल करते हैं ये आरोप जो आपके ऊपर लगे सच्चे या झूठे। अगर ये मना कर देता है फिर उसको समझाएगा। पहली चीज समझ में आई। अगर यही मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो, यानी कि ये जो है ये मजिस्ट्रेट साहब है, तो ये भी पहले इसको बताएंगे कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं। ठीक है, फिर इससे पूछें क्या आप कबूल करते हैं, तो क्या कहेगा? या तो कबूल करता हूं, हाँ जी मैंने कंडीशन तोड़ी, फिर तो बात ठीक है। और अगर ये कह देता नहीं जी जो आरोप मेरे ऊपर लगाए वो बिल्कुल झूठे लगाए, मैं कबूल नहीं करता, पर मैं ये कबूल करता हूं कि मैंने कोर्ट की कंडीशन नहीं तोड़ी है, ये मैं अपना अभिवचन करता हूं, मैं अपना कबूल करता हूं, इसके लिए मैं प्ली हूं 100% गारंटी। फिर ऐसे में फिर अगर ये कबूल करता है कि इसने कोई कंडीशन नहीं तोड़ी, फिर इनसे कह के क्या मंगवाए जाएंगे? फिर विटनेस मंगवाए जाएंगे, फिर विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर ये कबूल ही कर लेता है फिर तो जरूरत है ही नहीं। किस चीज के लिए कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ये झूठे सबूत दिए, फिर तो एग्जामिनेशन की जरूरत है ही नहीं, फिर तो ये कबूल कर ही रहा है। और ऐसे में अगर ये कबूल कर लेता है फिर क्या होगा? फिर कन्विक्टेड सिद्ध हो जाए, कन्विक्टेड, जा जेल में जा, सिखा चुका हूं ना सारी चीज। लेकिन अगर ये कबूल करता कि मैंने कोई कंडीशन नहीं तोड़ी, फिर इनको ऑर्डर आएगा, बुलाइए अपने एग्जाम उसको, अपने विटनेस को बुलाइए और उस तारीख को आ जाइए, उनका उस दिन उस तारीख को करेंगे एग्जामिनेशन। समझ गया? अगर नहीं समझ में आया तो 238 से लेके और ये 260 तक के सेक्शन एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पांचवी बात, अब इसने कबूल कर लिया, क्या कबूल कर लिया? कि मैंने कोई कंडीशन नहीं तोड़ी, ये चीज कबूल की है इसने। यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो इसके ऊपर आरोप लगाए वो कबूल नहीं किए, इसने कबूल ये किया है कि कोर्ट ने जो मेरे को माफ किया है और जिस कंडीशन पे मेरे को माफ किया है मैं उन कंडीशन पे बिल्कुल खरा उतरा हूं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई इंफॉर्मेशन नहीं छुपाई। तो ऐसे में मैं ये बात कबूल करता हूं, तो फिर वो कोर्ट क्या करती जाएगी? उस चीज को लिखती चली जाएगी कि हाँ भाई ये जो एक्यूज है, इस मामले का जो एक्यूज है वो ऐसे कबूल करते जा रहा है, उसने कबूल किया है कि उसने कोर्ट की कोई कंडीशन नहीं तोड़ी है, ये क्या करता है उस चीज के लिए अभी वचन करता है। बात समझ में आई? फिर मामले का ट्रायल चलेगा, मामले के ट्रायल के बाद फिर जो भी कंक्लूजन निकलेगा, अगर कंक्लूजन में ये निकलता है कि हाँ इसने कोई कंडीशन नहीं तोड़ी,
फिर इसको एक्विटल कर दिया जाएगा, रिया कर दिया जाएगा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो ऐसे होगा भाई। तो समझ में आया? तो ऐसे कोर्ट क्या कर सकती है, माफ कर सकती है। किसको माफ कर सकती है? एक्कम्प्लिक मतलब कौन? अगर कोई अपराधियों का साथी है या फिर वो किसी अपराध के अंदर ऐसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इंक्लूड है, तो ऐसे में कोर्ट उसको उस कंडीशन पे माफ कर सकती है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले, यानी कि तू एक हाथ से हमारी मदद कर दे, इस साइड से तू हमारी मदद करेगा तो तू कोर्ट की मदद करेगा। अगर तू सरकारी गवाह बनेगा तो हम तेरे को जाने देंगे, हमको क्या है भाई, तेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो डील हो रही है भैया, डील। तो डील 306 के तहत और 307 के तहत जिस कोर्ट के अंदर वो मामला है वो सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार है। ठीक है साहब, मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं, मैं पूरे गिरोह का पर्दाफाश करवाने के लिए तैयार हूं, मैं कोर्ट की मदद करूंगा। तो फिर कोर्ट क्या कर देगी, उसको क्षमा कर देगी, जा भाई ठीक है, तू हमारी मदद कर रहा है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, सीधी सी सिंपल सी बात। लेकिन अगर वहीं पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके ऊपर उंगली उठा देता है कि नहीं साहब उसने हमको धोखा दिया है, उसने हमको चूना लगाया, चूना लगा के चला गया, यानी कि जिस कंडीशन पे हमने उसको छोड़ा है उसने वो कंडीशन पूरी नहीं की, उसने हमको इंफॉर्मेशन गलत दी है, उसने हमको झूठा एविडेंस दिया है, तो ऐसे में फिर उसके ऊपर जो ट्रायल चलाया जाएगा वो सेपरेट ट्रायल चलेगा, यानी कि जो उसके और साथी उनके साथ नहीं, उसका अलग से ट्रायल चलेगा। और अगर सबूत के लिए ट्रायल चल रहा तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर वही उसके जो 164 के बयान हो उनको भी एविडेंस माना जाएगा, और 306 के तहत जो उसका एग्जामिनेशन हुआ उसको भी एविडेंस माना जाएगा, और उसके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसको साबित करने का भार किस पे होगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होगा। सिंपल सी बात। अब उसका अगर ट्रायल सेशन कोर्ट में चल रहा है तो सेशन कोर्ट उसको बताएगा कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, आप कबूल करते हैं, कबूल नहीं करता फिर उसको समझाया जाएगा। और अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर उसका मैटर है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको बताएगा कि आपके ऊपर ये इल्जाम है, कि आप कबूल करते हैं, और अगर वो कबूल नहीं करता फिर इसको ऑर्डर देंगे कि बुला लीजिए अपने विटनेस को, करते हैं उनका फिर एग्जामिनेशन। यानी कि आपके पास जो जो गवाह है जो गवाही दे सकते हैं कि इसको साफ पता था और फिर भी इसने जानबूझ के ऐसे गलत बातें बताई है। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, ड्रग्स का ले लो, किडनैपिंग का ले लो, या फिर कोई ऐसा 370 का एग्जाम्पल ले लो, IPC 370। अगर कोई किसी लड़की का ऐसे शोषण कर रहा है, उसका शरीर का ऐसे मिसयूज कर रहा है, तो वो एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, इससे अगली बात, फिर ये जो इसने कबूल किया है कि मैं कबूल करता हूं कि मैंने कोई कंडीशन नहीं तोड़ी, उसको लिख लिया जाएगा, और लिखने के बाद फिर ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद अगर कंक्लूजन ये निकलता है कि इसने कोई कंडीशन नहीं तोड़ी, ये अपनी जगह पे बिल्कुल खरा उतरा है, बिल्कुल सही है, फिर इसको एक्विटल कर दिया जाएगा, बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा। कोई भी चीज़ समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं भाई। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर कर दिया करो, और कोई भी सजेशन हो मेरे लायक तो जरूर बताएं। थैंक यू डियर।